फ्रेंड्स, मैं शिव चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है नई फॉर्म 121 को लेकर है। अगर आपका यहां पर कैनरा बैंक में अकाउंट है और आपने एफडी की हुई है तो आपको इस तरीके से फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है एफडी से इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, आरडी से इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, उस पर टीडीएस जो है वो डिडक्ट ना हो, इसके लिए यहाँ पर 121 फुल फॉर्म जो है फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। हो सकता है कि अब ये फॉर्म आपको ऑनलाइन अवेलेबल ना हो, तो आप बैंक ब्रांच में जाकर ये जो फॉर्म है वहां से मैनुअली सबमिट करके उसमें क्या क्या डिटेल्स भरनी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वो आपको मैनुअली सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो ये रहा नया फॉर्म 121। जब आप बैंक में विजिट करेंगे तो इसके साथ आपको जो है फॉर्म 15 GHB फाइल करने के लिए दिया जा सकता है, लेकिन अब यहाँ पर वो रेलिवेंट नहीं है। जो भी SST हैं वो 1 अप्रैल 2026 के बाद केवल और केवल 121 भरेंगे, तभी उनको इसका बेनिफिट यहाँ पर दिया जाएगा। ये जो मैं आपको PDF फाइल दिखा रहा हूँ ये एक स्कैन कॉपी है, जो कि ओरिजिनली फॉर्म जो है बैंक से लिया गया है। 121 15G और H के साथ ये प्रोवाइड किया गया है। फॉर्म 15G और H दो अलग अलग फॉर्म्स होते थे पहले, और ये एज वाइज फॉर्म्स थे। अगर किसी की एज 60 ईयर्स बिलो है तो उनको फॉर्म 15G भरना होता था। किसी की एज अगर 60 ईयर्स और अबोव है तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्म जो है 15H सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आती थी, कि आप बैंक में जाकर सबमिट करते थे तो आपका जो इंटरेस्ट है उस पर जो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं किया जाता था। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस फॉर्म है। अगर कोई पर्सन एलिजिबल है तभी वो फॉर्म को भरे, अदरवाइज फाइल मत करे। आप जो है बाद में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके रिफंड ले सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। इसका जो गवर्निंग सेक्शन है 393 है, और अभी भी इसमें एज का ही क्राइटेरिया है। ये दोनों फॉर्म्स पूरी तरीके से रिमूव कर दिए गए हैं। नया फॉर्म आ चुका है 121। ये फॉर्म आने के बाद भी अभी भी जो टीडीएस डिडक्शन का जो क्राइटेरिया है 393 से गवर्न होगा। जो SSC इनकी एज 60 ईयर्स बिलो है, अगर वो पूरे साल में 50,000 का इंटरेस्ट अर्न करेंगे तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। उससे ऊपर कर रहे हैं तो 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। जिनकी एज 60 ईयर्स और अबोव है उनके लिए लिमिट 1 लाख रुपए की है। 1 लाख रुपए तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा, उसके ऊपर 10% का टीडीएस कटेगा। जो ये 50,000 और 1 लाख रुपए मैंने बताया आपको, ये इंटरेस्ट इनकम को लेकर है, ठीक है। तो इस सेक्शन में अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, आपको वो चेक करने होंगे कि आप जो है किस में फॉल कर रहे हैं। सेक्शन 393 सबसेक्शन 6 पार्ट ए केवल आपको भरना होता है। क्या डिटेल्स भरनी है वो मैं आपको भी बता रहा हूं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो शॉर्ट में रहेगा और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले इसमें आपको नेम एंटर करना है पॉइंट नंबर 1 में। तो जो नेम है वो एज पर पैन होना जरूरी है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम सेम एज पर पैन लिखना है। अगर उसमें आपका मिसमैच है तो पहले बैंक में KYC करवा लीजिएगा कंप्लीट करके, उसके बाद ही आपको ये फॉर्म भर के सबमिट करना है। अगर बैंक वाले आपको 15G या HB के साथ दे देते हैं तो वो भी भर सकते हैं, लेकिन वो इररेलीवेंट है। बस वहां से क्या होगा कि वो कस्टमर आईडी आपकी चेक कर पाएंगे कि भाई इस कस्टमर आईडी पे जो है कितनी FD या RD लिंक है। तो आप क्या करिएगा कि अगर आपको फॉर्म 15GH दिया जाता है तो उससे ही यहाँ पर देखकर आप कस्टमर आईडी यहाँ एंटर कर सकते हैं, क्योंकि बिना कस्टमर आईडी के जो है बैंकर आपको ट्रैक नहीं कर सकते। तो अगर वो आपको फॉर्म 15G कहता है कि जी ये आप ले लीजिए, तो वो तो भर के सबमिट करना इररेलेवेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्म 15GH अभी भी अगर वो दे रहे हैं तो आप इसी वाले फॉर्म पे कस्टमर आईडी लिख दीजिएगा, जो कि यूनिक कस्टमर आईडी होती है एक कस्टमर के लिए। तो इससे क्या होगा, बैंकर फैच कर लेंगे कि आपका जो है इस कस्टमर आईडी पे कितनी FD RD है। देन उसके बाद एड्रेस लिखना है पॉइंट नंबर 2 में। कंप्लीट एड्रेस एज पर KYC लिखना होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में अपना पैन नंबर लिखना है आपको। स्टेटस में इंडिविजुअल, अगर आप सेल्फ के लिए फाइल कर रहे हैं। कोई अदर एंटिटी है तो फिर वो डिटेल्स आएगी। रेजिडेंशियल स्टेटस, इसमें 3 अलग अलग कैटेगरी होती है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर आप एक रेजिडेंट पर्सन है तो रेजिडेंट यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है और आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। यस करना है। न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है तो 12 लाख की आपको छूट मिलेगी। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो आपको ये लिमिट्स मिल जाएगी इनकम के रिगार्डिंग, टोटल इनकम के रिगार्डिंग। इससे अलग जो भी कैटेगरी है 60 ईयर्स बिलो वाले या नॉन रेजिडेंट वाले पर्सन, उनको नो सेलेक्ट करना है। उनको न्यू टैक्स रिजीम में जो है 4 लाख रुपीज़ की लिमिट मिलेगी, और ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपीज़ की लिमिट मिलेगी। ये आप चेक करेंगे आप किस में ITR फाइल कर रहे हैं। देन ईमेल आईडी लिखेंगे। कंट्री कोड इंडिया के लिए 91 आएगा। मोबाइल नंबर लिख देंगे। अगर किसी अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको चेक करना होगा। टैक्स ईयर में 26, 27
देन उसके बाद नेचर ऑफ इनकम में इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट से आपकी एस्टिमेटेड कितनी इनकम आ रही है, तो ये आप बैंकर से भी कंफर्म कर सकते हैं। वो कस्टमर आईडी के बेस पर देख के बता देंगे कि आपका पूरे साल में कितना इंटरेस्ट ड्यू होता है, इसके लिए फॉर्म फाइल कर रहे हैं। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 11 में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने इससे पहले कोई फॉर्म भरे थे। आंसर अगर यस है तो फिर आपको ये डिटेल्स भी भरनी होगी, अगर आंसर यहाँ पर नो है तो फिर कुछ भी डिटेल्स नहीं देनी होगी। यस के केस में आपसे पूछा जाएगा इससे पहले कितने फॉर्म भरे हैं, 1 2 3 कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स भरे हैं, उन सभी फॉर्म्स को मिलाकर आपने कितनी इनकम डिक्लेयर की थी वो वैल्यू यहाँ पर लिख देनी है। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 12 में पॉइंट नंबर 10 और 11B का टोटल करते हुए आपको लिखना होगा जो वैल्यू आपकी आ रही है, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू। अगर ये वैल्यू नील है तो फिर आपकी सेम वैल्यू 10 वाली ही आ जाएगी, वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। पॉइंट नंबर 13 में आपसे कंफर्म किया जा रहा है कि आपकी इस टैक्स ईयर यानी कि 26-27 के लिए टोटल इनकम कितनी है, उसमें ये वाली भी इंक्लूड करते हुए जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। पॉइंट नंबर 13 के अंडर में क्लियरली टोटल वैल्यू मेंशन करने की रिक्वायरमेंट है कॉलम नंबर 13 में। देन उसके बाद कॉलम नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि आपने पिछले 2 साल की ITR फाइल की है, अगर फाइल की है तो उनकी डिटेल्स देनी है, अगर फाइल नहीं किया है तो नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। देन उसके बाद इसमें आपको एक तो टैक्स ईयर लिखना है, तो अभी 25-26 की ITR तो आई नहीं है, कुछ बैंकों में इसको असेसमेंट ईयर भी कंसीडर किया जा रहा है, तो आप असेसमेंट ईयर को ध्यान में रखते हुए इसको मेंशन करेंगे। जहां पर ये बैंकों में असेसमेंट ईयर है तो फिर आपको असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग डाटा लिखना होगा, और जहां ये फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग है तो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आपको डाटा लिख देना है। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर इनकम टैक्स की साइट से आपको मिलेगा, और रिटर्न ऑफ इनकम कितनी फाइल की थी वो वैल्यू देखकर आपको लिखनी होगी। तो अभी फिलहाल 2 साल की डिटेल दे दीजिएगा, क्योंकि अभी इस साल की तो ITR फॉर्म आई नहीं है। यहाँ पर जो मैं मेंशन कर रहा हूँ वो फाइनेंशियल ईयर कर रहा हूँ। आप खुद से एक बार चेक करेंगे कि बैंक में इस फॉर्म को टैक्स ईयर लिया जा रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ फिर असेसमेंट ईयर, ये बैंकर से आपको कंफर्म करना होगा, क्योंकि कैनरा बैंक में तो टैक्स ईयर ही है, बाकी पंजाब नेशनल बैंक में यहाँ पर असेसमेंट ईयर कंसीडर किया गया है, तो उसमें फिर असेसमेंट ईयर आपको 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26 की डिटेल देनी है। असेसमेंट ईयर 26-27 की तो अभी ITR नहीं आई है, जिसका ये रेलिवेंट मैंने यहाँ पर फाइनेंशियल लिखे हुए हैं। ये जो मेंशन किए गए हैं ये फाइनेंशियल ईयर है, जिसका नेक्स्ट ईयर जो है वो उसका असेसमेंट ईयर होगा। इसके लिए डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये आपको कैसे डाउनलोड करके चेक करके वहां से देखकर इस प्लेस पर मेंशन करनी है। उसके बाद नेम लिखेंगे, पैन नंबर लिख देंगे। ये पॉइंट्स है आप इनको रीड कर रहे हैं और ये करेक्ट हैं, ये आपको चेक करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बता दिया है, अगर आप उसमें कवर है तो ये आप फाइल करिएगा, अदरवाइज पेनल्टी और प्रेजुडिकेशन है। जो पर्सन इनएलिजिबल है या जिनकी इनकम ज़्यादा है वो इस फॉर्म को मत भरें। इस प्लेस पर भी आपको 26-27 लिखना है, और ये प्लेस दिया गया है इस पर भी 26-27 लिखना है। देन प्लेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, नेम सिग्नेचर सेम एज इट इज होना जरूरी है, जो भी आपके बैंकर है वो उसको वेरीफाई करेंगे। तो ये कंप्लीट फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, जिसमें आपको सारे के सारे पर्टिकुलर्स भरने होंगे। ये इनकम टैक्स के द्वारा स्पेसिफाइड फॉर्म है और इसमें बैंकों के द्वारा कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ये था लेटेस्ट वीडियो, बाकी अदर बैंकों के रिगार्डिंग भी सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर, वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, इनकम टैक्स GST के यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल है, और अभी और भी वीडियोज मैं अपलोड करने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।